नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज बात करेंगे यहाँ पे लॉरस लैब में क्या चल रहा है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो लगभग 9.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है आज। तो आज के दिन ये बहुत बड़ा यहाँ पे सबके लिए हेडेक रहा है कि लॉरस लैब में हुआ क्या है। तो अगर हम देखें चार्ट पे, सबसे पहले चार्ट पे ही नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जो सपोर्ट था दोस्तों, इसने ब्रेक कर दिया है अपने चार्ट पे। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहेंगे तो ये देखिए एक जोन था जहाँ से ये 2-3 बार घूम चुका था। तो कहाँ से घूमा था ये देख सकते हैं। एक बार यहाँ घूमा, दूसरी बार इधर, तीसरी बार यहाँ। तो 3 बार यहाँ से इसको अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग मिला था। लेकिन अब आज की क्लोजिंग अगर हम देखें तो इसके नीचे ही इसने क्लोज दे दिया है। ये देख सकते हैं सपोर्ट का लेवल ये है, ये रेड लाइन, और ये मैसिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आज गिरावट देखने को हमें मिली है। तो बहुत सारे एस्टिमेट्स आने लगे हैं कि इसमें अब और भी नीचे साइड में लेवल खुलते हुए नज़र आएंगे। ये रनअप भी देख लीजिएगा कितना शानदार रनअप रहा था। और मैं कहता हूँ लगभग 80 से 90% स्टॉक में ये केस आपको देखने को मिलेगा ही कि जब इस तरह का रनअप हो जहाँ स्टॉक जो है 10-10 गुने हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऊपर से 50-60% का करेक्शन बिल्कुल आम बात है। 50-60% का, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको सिखाती है कि यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। अगर आप मान लीजिए अर्ली इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन अब स्टॉक इतना भाग गया है, उसके बाद अगर आप यहाँ ख़रीदते हो तो फिर आपके पास इसमें पैसा बनाने के लिए बहुत कम जगह बचेगा और पैसा नुकसान करने के लिए ज़्यादा जगह यहाँ पे बचेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो फिबोनाची के हिसाब से जो मेरा लेवल है वो 380 का है। 380 से लेकर 370 का ये जोन है। मैं इसमें इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट देख रहा हूँ। तो ये तो रहा सपोर्ट की बात। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 310 भी आएगा। तो ये दोनों लेवल आप वॉच करिएगा यहाँ पे। कंपनी अच्छी है, लेकिन इसमें आज क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों स्टॉक इतना भारी भरकम गिरावट गिरा है आज, और साथ में ट्रेंड भी नेगेटिव है देख सकते हैं। तो चलिए जो न्यूज़ है उसे हम कवर करते हैं। मनी कंट्रोल ने यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश की है कि जो इनका कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इक्विटीज़ है, इन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। तो देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो आते रहते हैं, कभी अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड होता है। लेकिन जो रीजनिंग यहाँ पे रखी गई है ब्रोकरेज द्वारा कि क्यों इन्होंने डाउनग्रेड किया है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे इनका देखिए सेल का आ गया है, कॉल आ गया है इस पर, और फेयर वैल्यू बता रही है 350 का है। तो अगर असली फेयर वैल्यू बात करें, कंपनी की फेयर वैल्यू ये 200 के अराउंड है। तो लेकिन देखिए 200 के अराउंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी 200 पे आ जाएगी। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मार्केट इसको प्रीमियम दे रहा था। अभी तक देख सकते हैं 3 गुना प्रीमियम दे रहा था 600 पे। तो अब 400 पे आ गया तो मार्केट इसको डबल प्रीमियम अभी भी दे रहा है। लेकिन जो कोटक का मानना है कि यहाँ पे इसका जो असली वैल्यू वो 350 है। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे आज लो जो है 417 का दिखाया, हालांकि ये काफ़ी पुराना है। कोटक ने यहाँ पे जो ईपीएस है अगले साल का, फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इसको 34% से घटा दिया है। तो ईपीएस घटने का मतलब क्या है? ईपीएस घटने का मतलब है कंपनी जो हर शेयर पे कमाई करती है वो नीचे आ रहा है। तो वो नीचे आ रहा है, यानी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंपनी का, अगर प्राइस मान लीजिए अगर कंपनी का 500-600 ही रहता है और ईपीएस लगातार घट रहा है, तो इसका पी रेशियो दोस्तों बढ़ जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाएगा। इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट भी इसमें फिर बिकवाली शुरू कर देता है। तो फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्यों इन्होंने ऐसा दिया है, ब्रोकरेज रिपोर्ट की माने तो इनका जो देखिए एंटी रेट्रोवायरल्स है, यहाँ पे एआरवीज है, और साथ में पैक्सलोविड है। यहाँ पे इसके सेल्स में इनको कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रिस्क दिख रहा है, कोटक को यहाँ पे रिस्क दिख रहा है ये लॉरस के इन जो प्रोडक्ट हैं इनके सेल्स में। इसके अलावा देखें तो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीकन एआरवी टेंडर सॉ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्राइसिंग में भी काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिला। तो मार्जिन इफेक्ट हो रहे हैं कंपनी के। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पे, कंपनी के जो कॉन्कॉल्स हैं यहाँ से आपको पता चलेगा। तो कोटक ने ये भी बताया कि जो पैक्सलोविड का सेल्स है ये बहुत ही कम हो चुका है, ड्रॉप टू ऑलमोस्ट नील ओवर द पास्ट 2 मंथ, एडिंग दैट द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी बीइंग फैक्टर्ड बाई इज क्वाइट एलिवेटेड एंड सक्सेस। मतलब कह रहे हैं कोटक की अभी मार्केट को ये चीज़ इस चीज़ को लेके चल नहीं रहा है मार्केट, लेकिन जब भी आगे फैक्टर इन करके चलेगा तो काफ़ी भारी भरकम गिरावट आएगी, इसलिए हम पहले से यहाँ पे सेल कॉल दे रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि सेल्स इसके काफ़ी कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे सीवियर लॉरस के पास यहाँ देख सकते हैं सीवियर प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम पिछले 5 क्वार्टर से। तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट ऑन कोर मार्जिन, जो ग्रॉस मार्जिन है, ये भी नीचे आ रहा है। तो ये तो बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। तो देखिए मार्जिन का खेल है, मार्केट इसको प्रीमियम क्यों देता है, कंपनी हाई मार्जिन कमांड करती है। तो जब यहाँ पे सत्यनारायण चावा जी से पूछा गया कि आपका जो सीडीएमओ है 50% कंट्रीब्यूशन आता है, इसके अलावा जो है मार्जिन कम हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया था
कि ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है किसकी वजह से, ARV APIs जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसके अलावा जो फॉर्मुलेशन का है यहाँ पे प्राइस जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे मार पड़ती हुई दिख रही है कंपनी को। इसके अलावा देखें तो ये इंटीग्रेटेड प्ले है, कंपनी जो है एक इंटीग्रेशन पे चलती है। कैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन इनका है सबसे ज़्यादा है वो सिंथेसिस में है। तो सिंथेसिस बिजनेस जो है इनका सबसे ज़्यादा मार्जिन देता है इन्हें। इसके अलावा फॉलोड बाय फॉर्मुलेशन। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही बिजनेस जो है फॉर्मुलेशन का और सिंथेसिस का, ये दोनों ही इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब ये फॉर्मुलेशन में रेवेन्यू लूज़ करेंगे, इधर जब इनका रेवेन्यू कम होगा, और यहाँ पे रेवेन्यू कम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ प्राइस कम हो रहा है, प्राइस जो है लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जब रेवेन्यू कम होगा तो यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस मार्जिन जो है फॉर्मुलेशन के नहीं कम होंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ इनका सिंथेसिस बिजनेस है ये, इसके भी आपको यहाँ पे एपीआई में आपको देखने को मिलेगा जो मार्जिन है वो कम होते हुए दिखेगा। तो इंटीग्रेटेड प्ले का एक तो फ़ायदा आपको देखने को मिलता होगा कि एक ही इन हाउस में सब कुछ चल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये नुकसान भी है कि आगे का अगर प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कम सेल्स हो रहा है या फिर कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो पीछे वाले जो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन कंट्रीब्यूट करते हैं उनका भी यहाँ पे जो है मार्जिन गिरते हुए नज़र आएगा। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ये सब देखिए बहुत चीज़ें हैं जो अचानक से नहीं आती, ये सब धीरे धीरे मालूम था ही कि एक यूफोरिया फेज़ था, बहुत ही सब कुछ यहाँ पे अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, जो हमारा टारगेट था पहले वैसा नहीं रहेगा, इतना रहेगा। तो अब उसी हिसाब से कंपनी ऐसे चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, बिज़नेस सही है, अभी भी सही है। बस हाँ, जो लोग ऊपर लेके फंसे हैं उनको ही प्रॉब्लम होगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 साल से ज़्यादा तक इन्वेस्ट किए हैं इसमें, तो उनको जब से IPO आया है तो पैसा बना है और आगे 10 साल तक बनता रहेगा इस तरह की अच्छी कंपनियों में, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी सॉलिड है। तो गिरावट का इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे के लेवल में ऐड करने के लिए। जैसा मैंने कहा 380 पहला, 310 दूसरा। तो कोटक का तो यहाँ पे नीचे का टारगेट है, देखते हैं इसको अचीव करता है या फिर नहीं।